नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 9th का। तो सबसे पहली बात जो दी गई वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया। तो कई सारे लॉज हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो सब्सटेंसेस होते हैं कंबाइन किस तरीके से करते हैं। तो पहला लॉ जो गवर्न करता है इसको, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा, जो भी रिएक्टेंट होंगे उसका जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो मास को क्रिएट नहीं कर सकते, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था? तो ये एंटोनी लेवॉइजर ने प्रपोज किया था 1789 में। ठीक है। और मेनली इसमें कहा क्या गया है कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वही टोटल मास किसका होता है? प्रोडक्ट का होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और बना देंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। अब ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें ये जो दो चीजें दी गई हैं लेफ्ट साइड पे, ये कहलाएंगी रिएक्टेंट। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? प्रोडक्ट है। इसका मतलब दोनों का मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिए, इसका कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है 32। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब O2 होता है, एक का 16 होता है, तो 16 टू जा 32 हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो कार्बन का हो गया 12 और इस ऑक्सीजन का हो गया 16 टू जा 32। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो देखिए 44 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ने पे भी हमको 44 ही मिल रहा है। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है? सेम है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस पे फॉलो होता है, लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। मास को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैटर कोई भी वही सेम चीज है। मैटर क्या होता है? एक तरीके का मास ही होता है। मतलब कोई भी चीज सॉलिड है, कोई भी चीज लिक्विड है, कोई भी चीज अगर गैस है तो मैटर में कंसीडर करी जाएगी। एटम्स ओनली रीअरेंज देमसेल्फ। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे ये एटम ए था, मान लीजिए पहले ये बी के साथ कंबाइन था, रिएक्शन होने के बाद हो सकता है कि जो ए था वो सी के साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, ये बात याद रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा हो या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लिखा हो तो बात एक ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने देखा कि एंटोनी लेवॉइजर ने दिया था। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है किसने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे आते हैं, एमसीक्यू कराएंगे तो आपको दिखाएंगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, मतलब कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे मान लीजिए वाटर एक कंपाउंड है H2O। ठीक है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। चाहे वाटर कहीं का भी हो, चाहे रिवर का वाटर हो, चाहे सी का वाटर हो, चाहे पॉन्ड का वाटर हो, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब यहाँ पर H2 है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो दो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है तो 2:16, इसका मतलब 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा किसमें? वाटर में। ठीक है, तो वाटर कहीं का भी होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:8 का ही रहेगा। नो मैटर वेदर वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो वाटर कहाँ से ऑब्टेन किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वाटर का जो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट दिया जाए या डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया जाए, एक ही, और जोसेफ प्राउस्ट ने ये दिया है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 ग्राम ऑफ वाटर अगर मान लीजिए है, ठीक है, तो 9 ग्राम अगर वाटर का है तो आपने देखा कि 1:8 का रेशियो होना चाहिए। तो 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन 1 और जो ऑक्सीजन होगा वो 8। इसका मतलब 9 ग्राम में 1 ग्राम जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा। और 8 ग्राम किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो कितना भी आपको दिया आप आसानी से बता सकते हैं। शोज द कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। तो ये मेनली ये शो करता है कि कोई भी कंपाउंड अगर है तो उसके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनका जो मास होगा वो फिक्स्ड रेशियो में होगा। अब बात करते हैं अगली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है जॉन डाल्टन ने उसको प्रपोज किया होगा। 1808 1808 में इसको प्रपोज किया गया था। अब इसमें कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो पूछे आते हैं, क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, मतलब क्या क्या इन्होंने बातें बताई हैं। तो पहला इन्होंने ये बताया कि जितने भी मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैस है, तो वो हमेशा क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा और उस पार्टिकल को क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो एटम है इनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, इनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई एटम ऐसा नहीं है कि कोई एटम टूट जाएगा या कोई एटम जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, कोई एटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको ना खत्म कर सकते हैं ना उसको बना सकते हैं, केवल वो एक दूसरे से कंबाइन होता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अब जैसे मान लीजिए आयरन एलिमेंट है हमारे पास में, ये मान लीजिए पूरा पूरा आयरन की एक स्लैब थी, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट, जितने भी एटम्स मिलेंगे उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब एक ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। अगर मान लीजिए अगले में क्या कहा गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मान लीजिए दो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एक है आयरन का बार है और एक मान लीजिए गोल्ड का बार है। ठीक, अब आयरन के बार के अंदर जो एटम्स होंगे उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर अलग होगा। गोल्ड के अंदर जो बार है, मतलब गोल्ड के अंदर जो एटम्स हैं उनका जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगी। यही ये कहना चाह रहा है। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी आपने देखा था वाटर बनने के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा था 1:8 के रेशियो में कंबाइन हो रहा था, तो यही है सिंपल होल नंबर रेशियो में हमेशा एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम काइंड एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो कंपाउंड में हमेशा सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे और नंबर ऑफ एटम भी सेम। जैसे वाटर है, वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा नहीं कि कहीं और वाटर देखा तो उसमें हाइड्रोजन की जगह सोडियम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, तो 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। ये नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है, मास का रेशियो नहीं है। किसका रेशियो, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है। मतलब दो एटम्स किसके थे, हाइड्रोजन के थे, कंबाइन हुए थे वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाया, वाटर बनाया। इसकी कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, क्योंकि आपको पता होगा मॉडर्न डिस्कवरीज जब हुई तो क्या देखा गया कि जो एटम्स है उनको भी आगे चल के डिवाइड कर दिया गया। एटम्स के अंदर भी क्या पाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। और साथ ही साथ आइसोटोप भी एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम जिसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन के अगर आप आइसोटोप देखेंगे तो कार्बन 11, कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12, 13, 14 वैसे होता है, 11 नहीं लिखेंगे, 12 हो गया, 13 हो गया और कार्बन 14 हो गया। तो ये तीन आइसोटोप्स होते हैं किसके, कार्बन के। हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, तो आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, ये भी एक लिमिटेशन है किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। हाउएवर डाल्टन थ्योरी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो फाउंडेशन जो मॉडर्न केमिस्ट्री की थी, हालांकि इसके अंदर कई सारे लिमिटेशन हैं लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे मॉडर्न केमिस्ट्री के वो डाल्टन ने ही बताए हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। तो पहली बात तो याद रखना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ऑफ टू और मोर एटम्स, दो एटम भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल होगा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर जो एटम्स होंगे, मतलब मॉलिक्यूल किससे बना होगा, एटम से ही तो बना होगा, और ये एटम जो होंगे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है कि मॉलिक्यूल जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है, दो या दो से अधिक एटम्स का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस की सारी सारी प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है। ठीक, मॉलिक्यूल क्या होता है, अब जैसे मॉलिक्यूल की बात करी जाए, वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक, वाटर का मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ये अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा किसकी तरह, वाटर की तरह। मतलब जो वाटर की प्रॉपर्टी होगी वही तो इसके एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी। मतलब जैसे वाटर की प्रॉपर्टी कुछ भी है, मान लीजिए लिक्विड है,
ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, तो इसका मतलब इसका जो एक मॉलिक्यूल होगा वो भी एक लिक्विड की ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये नहीं कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। यही कहने का मतलब है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के कुछ टाइप होते हैं, जैसे अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, अगर सेम एटम से बन रहा है मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का काम करता है। तो ये किससे बना? दो एटम हाइड्रोजन के एटम से बना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, सेम एटम से बन रहा है। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम से ही बन रहा है। नाइट्रोजन है, केवल नाइट्रोजन एटम से ही बन रहा है। क्लोरीन है, केवल क्लोरीन एटम से ही बन रहा है। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन एटम अलग है, ऑक्सीजन एटम अलग है, तो ये सेम एटम से नहीं बन रहा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब देखिए कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंट एटम से बनते हैं। तो कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग अलग एटम से बनते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर में आपने देखा H2O फॉर्मूला होता है, तो ये हाइड्रोजन से बना और ऑक्सीजन से बना, तो देखिए दो अलग अलग एटम्स हो गए ना। कार्बन डाइऑक्साइड में भी आप देखेंगे C और O, दो अलग अलग एटम्स हो गए। इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। अमोनिया में देखेंगे तो नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की, कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम होता है, दूसरे एटम से अगर जुड़ा हुआ है तो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, कोई ना कोई बंधन होगा जो उसको जोड़े हुए होगा। उसी फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कुछ और नहीं है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो इन दोनों एटम्स को या तीन एटम्स को या चार एटम को क्या करती है? जोड़े रखती है, टुगेदर रखती है मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में। इसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू अचीव, देखिए एटम बॉन्डिंग करते क्यों है? सबसे बड़ा मुद्दा ये कि एटम जो बॉन्डिंग करते हैं वो करते क्यों है? तो आउटर मोस्ट शेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करने के लिए, जिसको ड्यूप्लेट कहते हैं। ठीक है, ड्यूप्लेट मतलब क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करेगा एटम? दो एटम लाने की कोशिश करेगा। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा तो उसको ऑक्टेट कहेंगे। तो डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। और जो मॉलिक्यूल होता है या जो एटम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं इससे। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। अब कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड है अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा होगा। जैसे हाइड्रोजन के पास आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो गए हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया। अब क्योंकि हमको क्या करना है, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट कर नहीं सकते। तो ये वाला हाइड्रोजन, पहला वाला हाइड्रोजन, लेफ्ट वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? राइट वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब शेयर कर लेगा। और जो राइट वाला हाइड्रोजन था वो इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो देखिए इस तरीके से बॉन्डिंग हमारी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंगल बॉन्ड इन दोनों के बीच में डेवलप हो जाएगी, इसीलिए हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड डेवलप होती है। तो देखिए एच और एच टाइप दिया गया है और कैसी बॉन्ड बन रही है? सिंगल बॉन्ड बन रही है। अब देखिए वही चीज यहाँ पर समझाई गई है। ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, दोनों कंबाइन कर गए। आप चाहे ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाइए चाहे ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाइए, एक ही है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर दिया गया है क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? तो देखिए क्लोरीन में और यहाँ पर भी Cl2 Cl, क्योंकि दो होते हैं, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग ने दो Cl ले लिया है। अब क्लोरीन में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो दो चार, दो छः और एक ये 7। इसी तरीके से दूसरे वाले क्लोरीन में भी बना लेते हैं, दो दो चार, दो छः और ये एक 7। अब जो लेफ्ट वाला क्लोरीन होगा वो राइट वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, ये हो गया। और जो राइट वाला क्लोरीन है वो लेफ्ट वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो देखिए ले लिया। तो इस तरीके से आप सर्कल अच्छे से बनाएंगे। तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही तो ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगी सिंगल बॉन्ड, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगी। नीचे शायद बनाया भी होगा, देख लीजिए वही चीज बनाई गई है।
अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने थोड़ा-सा इसको टफ कर दिया है, तो इसी को आसान बनाने के लिए हमने आपको ऐसे बता दिया, आप ऐसे भी इसको तैयार कर सकते हैं। बस डायग्राम थोड़ा-सा हमारा गंदा बना है, आप लोग थोड़ा-सा इसको अच्छा बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए एटॉमिक नंबर से हम लोग को पता चल पाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और एटॉमिक नंबर आपको 20 तक याद होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 के लिए 2,6 ये इसका कन्फिग्रेशन होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या करिए, ऑक्सीजन एक यहाँ लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लीजिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 पहले यहाँ बना लीजिए। 2 हो गया, 2 4 हो गया और 2 6 हो गया। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाए हमने। इसमें भी वही सेम काम कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया और 2 यहाँ बना लीजिए। ये वाला ना बनेगा, नीचे वाला गलत बना दिया हमने, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। अब देखिए इस पहले वाले लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो यहाँ से वो 2 ले लेगा। ठीक। राइट वाले ऑक्सीजन के पास देखिए कितने हैं? 6 पहले से हैं, तो 2 चाहिए, तो यहाँ से वो 2 और ले लेगा। तो दो देखिए दोनों ने क्या किया है, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है। ऐसा नहीं है कि पहले लेफ्ट वाले ऑक्सीजन ने केवल राइट वाले को ही के ही इलेक्ट्रॉन लिए, नहीं, राइट वाले ने भी लेफ्ट वाले के भी इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जब यूज किए हैं तो उसको शेयरिंग कहेंगे। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में हमेशा कैसी बॉन्ड बनेगी? डबल बॉन्ड बनेगी। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्ड बनती है? डबल बॉन्ड बनती है। वही चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है एनसीईआरटी ने। अब आप चाहे इस वाले डायग्राम से समझें, चाहे आप इस वाले डायग्राम से समझे, बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो वाटर मतलब होता है H2O। तो आप क्या करिए, जो सिंगल है उसको पहले बीच में ले लीजिए, तो O सिंगल था, इसको बीच में ले लिया। इधर एक हाइड्रोजन लगाया, इधर एक हाइड्रोजन लगाया। अब देखिए हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो इसके पास भी 1 ही होंगे। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 2 इधर लगाइए, 2 इधर लगाइए, 4 हो गए। एक इधर लगाइए और एक इधर की ओर लगाइए। अब पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। राइट वाले हाइड्रोजन ने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो देखिए हाइड्रोजन ने तो अपना पेट भर लिया, डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन को क्या कंप्लीट करना था? ऑक्टेट। कैसे कंप्लीट करेगा? 6 खुद के पास है, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमको एक बड़ा सर्कल इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सर्कल यही बताता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने शेयर कर लिए हैं। अब देखिए कहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना कैसा बना? H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, बाकी यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, चाहे इसको लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए कितना कठिन कर दिया है कि बच्चे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका बन जाएगा। बात करते हैं HCl की। अब HCl में क्या होगा इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए H है, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी हमने देखा एक होता है। क्लोरीन के पास कितना होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो देखिए 2 इधर लगाइए, 2 इधर लगाइए, एक इधर लगा दीजिए। अब एक इधर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से उसने अपना शेयरिंग कर ली। तो देखिए अब क्लोरीन के पास 7 थे, उसको भी तो एक चाहिए था, तो एक वो कहाँ से लेगा? एक वो शेयर करेगा इस हाइड्रोजन से। तो देखिए शेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है? यहाँ पर हो रही है ओवरलैपिंग, तो इसको क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड जैसे बना दिया, तो सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। अब आप चाहे इसको समझिए चाहे इसको जो हमने बताया उसको समझिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रही है। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की नेमिंग कैसे करी जाती है? तो नेमिंग बहुत सिंपल है। जैसे मोनो मतलब नंबर है अगर तो 1 है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, पेंटा 5, ऐसे आपको पता ही होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया CO, तो CO मतलब कार्बन है और ऑक्सीजन आप देख सकते हैं 1 है, तो मोनो ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक, CO2 अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे 2 है, इसका मतलब डाई ऑक्साइड है।
CH2 कार्बन, अब ये सल्फर पे 2 है, इसका मतलब ये डाई सल्फाइड हो जाएगा। PCl3, तो ये P मतलब फास्फोरस हो गया और यहाँ पे 3 है मतलब ट्राई क्लोराइड हो जाएगा, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। SF6, S मतलब सल्फर, 6 मतलब हेक्सा, F मतलब फ्लोराइड, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है N2O4, यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन है, इसका मतलब डाई नाइट्रोजन हो गया, और 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब टेट्रा ऑक्साइड हो गया। इसी तरीके से N2O5 में देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन, इसका मतलब डाई नाइट्रोजन हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन है, इसका मतलब पेंटा ऑक्साइड हो जाएगा। तो बड़ा आसान होता है, इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती है। स्पेशल नेम्स कुछ देख लेते हैं, जैसे इसको डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बोला जाएगा, इसको वाटर बोला जाएगा। NH3 है तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, इसको बोलेंगे अमोनिया। ये तो कंपाउंड था, कोवेलेंट कंपाउंड्स थे। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की। तो अभी हमने क्या देखा था, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स यूज कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ट्रांसफर का मतलब गेन होगा और लॉस होगा, मतलब कोई एक एलिमेंट क्या करेगा, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे NaCl का एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए NaCl, पहली चीज तो याद रखिएगा, ये जो कोवेलेंट, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये हमेशा एक कैटायन और एनायन के बीच में बनते हैं। कैटायन क्या होता है, कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है, ये मेनली मेटालिक आयंस होते हैं। मेटालिक आयन जो होंगे वो आपको कैटायन ही मिलेंगे। और एनायन जो होते हैं ये निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, ये हमेशा नॉन मेटालिक होंगे, नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं ये। अब जैसे सोडियम है, ये मेटालिक हो जाएगा, क्लोराइड क्लोरीन जो हो जाएगा नॉन मेटालिक हो जाएगा। अब देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए तो सोडियम का अटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 आ गए, तो चलिए 1 हमने यहाँ लगा दिया। जैसे अब क्लोरीन के एटम्स में, अब देखिए क्लोरीन अलग है, तो क्लोरीन में कितने एटम्स होंगे ये भी जानना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी जानना जरूरी है। आउटर मोस्ट शेल में तो हमको पता है 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये के 7। अब देखिए ये जो सोडियम है, ऐसा नहीं है कि सोडियम को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए डुप्लेट कंप्लीट कर लिखना, नहीं, उसको 8 चाहिए, तो करेगा क्या, इस एक को छोड़ देगा, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसको, क्लोरीन को। तो जब ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब उसमें कम हो गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर क्लोरीन पे देखेंगे आप तो क्लोरीन पे क्या हो गया, क्लोरीन पे पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 6 तो थे ही थे, एक 7 और एक ये 8, और चार्ज कौन सा आ गया, तो जब 7 थे तो कुछ नहीं चार्ज था, अब एक निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये Na प्लस और ये Cl माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हम समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जहां पर लॉस और या लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो उसमें जो बॉन्ड बनती है एक ऐसी बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड होती है। और आयनिक बॉन्ड याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक वही चीज देखिए यहाँ पर दी गई है, अब आप चाहे तो ऐसे समझिए या जैसे हमने आपको बताया था वैसे समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा मेथड करके समझाया गया है, फिर NaCl बनाया गया है, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस इन लोग ने किया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इनके प्रोसेस समझ लीजिए, या जो हमने छोटा सा प्रोसेस बताया उससे भी आप अपने एग्जाम कॉपी में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोडियम है उसका अटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तभी तो इसका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। और ये जो क्लोरीन है इसका अटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 हुआ, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो 288 बना लेगा। वही देखिए इसने किया है। ठीक है, फिर NaCl का फॉर्मेशन बता दिया कैसे बनेगा। अब बात करते हैं आयंस की। तो आयंस क्या होते हैं, तो चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म बाय गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर गेन हो रहा हो इलेक्ट्रॉन का या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो दोनों केस में क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है। जो कैटायन होते हैं ये कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली, आप Cp से याद कर सकते हैं। कैटायन कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज होएगा। ठीक है, तो एनायन कैसा चार्ज होगा, एनायन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। अब जैसे बता देते हैं कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे
मान लीजिए सोडियम था। अब सोडियम में आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। ठीक। अब देखिए ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है कितना है, 1 है। तो ये क्या कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और या तो इस 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आए, 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। अब 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे याद रखिएगा कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ गया, तो Na प्लस इसीलिए बन जाता है। तो सोडियम पे जब भी आप देखेंगे तो प्लस चार्ज आपको देखने को मिलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो निगेटिव चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन था, क्लोरीन में आपने देखा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे। तो ये 7 में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अब गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ा, तो इस पे चार्ज क्या आ गया, Cl पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है। तो कैटायन और एनायन कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी पूरी वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसी को वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी वैलेंसी कैसे निकाली होती है, उसका एक तरीका होता है, आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो यही हो जाएगी उसकी वैलेंसी। ठीक। तो अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल है हम किसी भी एटम का, और उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स आए या 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस, अब जैसे 5 थे तो 8 माइनस 5 कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स थे अगर आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 माइनस 6 कर देंगे। 7 थे तो 8 माइनस 7 कर देंगे। 8 थे तो 8 माइनस 8 कर देंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगी, वैलेंसी मिल जाएगी। तो 8 माइनस 5 करेंगे तो पहले वाले की 3 वैलेंसी है, दूसरे वाले की 2 है, तीसरे वाले की 1 और चौथे वाले की 0 वैलेंसी है। तो चौथा वाला किसी से कंबाइन ही नहीं करेगा इसका मतलब। ठीक है। तो 5, 6, 8, 5, 6, 7, 8 अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो हम क्या करते हैं, 8 में से सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, तो हम लोग को वैलेंसी मिल जाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 माइनस 5 मतलब 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 8 माइनस 6 मतलब 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ऐसे वैलेंसी निकाली जाती है। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर वैलेंसी दी गई है, सोडियम की Na प्लस है, वैलेंसी 1 है। लिथियम की भी Na प्लस बनता है, लिथियम पे जो आयन बनता है लिथियम का Na प्लस होता है, तो यहाँ पे वैलेंसी 1 है। पोटेशियम पे भी अगर आप देखेंगे K प्लस आयन होता है तो वैलेंसी 1 होती है। सिल्वर का Ag प्लस होता है, वैलेंसी 1 है। कैल्शियम पे अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, तो 2 प्लस चार्ज आया इस पे। ठीक है। तो Ca2 प्लस बना, Ba2 प्लस बना, बेरियम। आयरन पे अगर आप देखेंगे तो आयरन दो तरीके के होते हैं, एक फेरस होता है, फेरस में Fe2 प्लस होता है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। फेरिक में अगर आप देखेंगे तो 3 प्लस होता है, तो वैलेंसी इसकी 3 हो गई। कॉपर और क्यूप्रस और क्यूप्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर के आयंस हैं। तो क्यूप्रस में अगर आप देखेंगे तो 1 होता है, Cu प्लस बनती है। ठीक है। क्यूप्रस आयन Cu प्लस होता है। क्यूप्रिक आयन जो होता है Cu2 प्लस होता है, तो ये 2 वैलेंसी हो जाएगी। मैग्नीशियम में अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम में भी वैलेंसी 2 होती है। ठीक। यहाँ पर जिंक दिया गया है, जिंक का आयन Zn2 प्लस है, वैलेंसी क्या हो जाएगी, मतलब जो चार्ज है वही आप समझ सकते हैं, सीधे सीधे वैलेंसी होती है। एल्युमिनियम क्या है, तो 3 प्लस है, वैलेंसी क्या है, 3 है। अब यहाँ पर ये हो गए पॉजिटिव कैटायन हो गए, ये सारे सारे आपको एनायन दिए गए हैं। जैसे फ्लोराइड हो गया, F माइनस, वैलेंसी 1 है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑक्साइड मतलब O का 2 माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब वैलेंसी 2 है। सल्फाइड पे 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब वैलेंसी 2 है। अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो आयंस मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम, मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो और वो आयन हो, तब उनको पॉली एटॉमिक आयन बोला जाएगा। जैसे हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड आयन का जो फॉर्मूला है वो OH माइनस है। अब देखिए यहाँ पर दो एटम है ना, O है और H है, और इस पे चार्ज कैसा है, -1 का है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। नाइट्रेट अगर देखेंगे तो नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3, ऐसे लिखेंगे NO3, चार्ज इस पे है 1 माइनस का, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखते हैं HCO3 1 माइनस। तो इस पे भी अगर आप वैलेंसी देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, वैलेंसी होती है 2 माइनस, तो 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, चार्ज होता है 2 माइनस का। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। सल्फेट में SO4 2 माइनस होता है, वैलेंसी 2 है। अमोनियम देखिए ये ही एक ऐसा कैटायन है, ठीक है, जो पॉलीएटॉमिक है। केवल एक ही कैटायन है जो पॉलीएटॉमिक है, बाकी सारे के सारे एनायंस हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है टेल अ कैटायन व्हिच इज पॉलीएटॉमिक, तो आप कहेंगे अमोनियम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब हाइड्रोजन का अगर देखेंगे तो ये H प्लस होता है, ठीक है। H प्लस मतलब हाइड्रोजन पे वैलेंसी क्या आ गई, हाइड्रोजन पे चार्ज हमने देखा 1 प्लस का था। क्लोरीन पे चार्ज अगर ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस का था। अब यहाँ पर क्रिस क्रॉस कर देते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो 1 है वो H पे आ जाएगा और ये जो 1 है Cl पे भी चला जाएगा, तो HCl इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए आपको पहले तो याद होना चाहिए कि एल्युमिनियम पे चार्ज क्या है, तो एल्युमिनियम पे चार्ज होता है 3 प्लस का, ठीक। ऑक्साइड है, ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है 2 माइनस का। अब ये जो 3 है वो इधर चला जाएगा, 2 इधर की ओर। अब ये प्लस माइनस तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, तो मेन काम 3 और 2 का है। तो 2 देखिए आ गया Al के नीचे, तो Al2, और O के नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, तो Al2O3 फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे दिया गया है तो Mg पे चार्ज होता है 2, ठीक, 2 प्लस का। ऑक्साइड पे चार्ज होता है 2 माइनस का, तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Mg2O2 हो जाएगा। लेकिन क्या है कि 2 और 2 ये कट जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, MgO हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S हो जाएगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर लिखना है तो CCl4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे और भी कुछ दिए गए हैं कंपाउंड्स, तो उनका भी देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत अच्छा है, कैल्शियम कार्बोनेट देख लीजिए, जैसे Ca का होता है 2 प्लस। कार्बोनेट कैसे लिखते हैं, CO3, और यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस। क्रिस क्रॉस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो, और यहाँ पे 2 भेजना है, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब Ca तो रहेगा ही रहेगा, Ca पे 2 आ गया, ठीक है, ये वाला। और इस 2 को कहाँ भेजा जाएगा, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, CO3 होल ट्वाइस। ब्रैकेट तभी लगेगा जब पॉलीएटॉमिक होगा, लेकिन ये 2 और 2 तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया, CaCO3 आ गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, ये कैसे हो पाएगा। मैग्नीशियम पे आपको पता है 2 प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है, 1 माइनस होता है। तो इसको उधर भेजिए, इसको उधर की ओर भेजिए। अब देखिए Mg पे तो 1 ही जाएगा, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए OH फिर से पॉलीएटॉमिक है, तो यहाँ पर फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो होल ट्वाइस हो गया। तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी देख लेते हैं। तो Al पे आपको पता है 3 प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड पे हमको पता है -1 होता है। तो 1 तो सीधे सीधे एल्युमिनियम के पास चलाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये 3OH के पास जाएगा तो पहले ब्रैकेट लगेगा, तो बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस, इसीलिए बोलते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट का बना सकते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का बना देते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे Al का होता है 3 प्लस, ठीक। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, चार्ज होता है इस पे 2 माइनस का। तो 3 को भेजेंगे सल्फेट के पास, 2 को भेजेंगे एल्युमिनियम के पास। तो अब ये नहीं कि एल्युमिनियम में भी आप ब्रैकेट बना दें, ये अकेला है तो इससे ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये पॉलीएटॉमिक है SO4, तो यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, तो SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3 जो है वो SO4 मतलब S के नीचे भी 3 है और O4 के नीचे भी 3 है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पूछा जाए इसमें कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं Al2SO4 होल थ्राइस में, तो कैसे बताया जाएगा। तो 2 एटम तो देखिए सीधे सीधे एल्युमिनियम के हो गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 है, तो 4 और 1 5, और यहाँ 3 लगाए तो 5 3 15, मतलब 17 एटम्स हैं इसमें, याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा AlOH के होल थ्राइस में कितने एटम्स हैं, और जितने एटम्स होते हैं उसी को कहते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है, तो उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो डिसाइड करता है कि उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, सीधे सीधे पूछा आता है, सीधे आपसे कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताइए, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताइए। तो सॉल्युबिलिटी वाटर में अगर देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं ज्यादातर, कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि वाटर खुद क्या है, वाटर पोलर है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और पोलर याद रखिएगा हमेशा पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर में कौन डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। वाटर पोलर था इसलिए पोलर में डिसॉल्व हो गया, तो ये सॉल्युबल होगा, ये इनसॉल्युबल है। केरोसिन कैसा होता है, केरोसिन और पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर होते हैं, तो ये किस में डिसॉल्व होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाएंगे और आयनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात करी जाएगी तो आयनिक में अगर देखा जाए, आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कंडक्ट अगर एक्वस सोल्यूशन देखा जाए, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गए, वाटर भी है उसमें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट, अब क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग थी आयनिक कंपाउंड में तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई थी, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई थी। क्यों हाई थी, क्योंकि बॉन्ड जो थी, जो आयनिक बॉन्ड थी वो क्या थी, स्ट्रांग थी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, कोवेलेंट बॉन्ड जो थी वो वीक थी, और कोवेलेंट बॉन्ड वीक थी तो आसानी से टूट गई, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इसमें कम हो गया। आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं। तो आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है। कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल अभी हमने कई सारे देखे, जैसे कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, शुगर हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे उनके एटम्स का एटॉमिक मास आप जोड़ दीजिए, तो आपको पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर मतलब H2O। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन थे कितने, 2 थे। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18। और U जो है इसकी यूनिट होती है, इसको कहते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास इसकी यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए CO2 का आपको निकालना होता, तो कार्बन का होता है 12, ठीक, 12U। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, तो 16 टू 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 44U हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 का देखिए दे ही दिया, और भी कोई भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, मास ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड। तो कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए आयनिक कंपाउंड ऐसे था, Na, ऐसे लिखा गया Na4O8, तो ये सिंपलेस्ट नहीं है, इसको पहले सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 टू जाइट आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, NaO2 हो जाएगा। इसका आपको मान लीजिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यही हो जाएगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में, उसका जो मास नंबर होगा या जो एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा उसी को फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाता है। Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 2, 32 प्लस कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर 16 एक ही है, NaO2। अच्छा, इस केस में अगर आप देखेंगे तो NaO2 बनेगा, वैसे NaO2 नहीं बनता है, Na2O बनता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो Na2O होता है, क्योंकि ऐसे कर भी सकते हैं इसको, Na पे 1 प्लस चार्ज होता है, O पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो 2 जाएगा इस पे और 1 जाएगा इस पे। हमें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बस बता रहे थे, इस वजह से दिक्कत हुई। तो इसका अगर देखा जाएगा 39 आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में अगर देखा जाए असलियत में आना क्या चाहिए, Na2O आना चाहिए। तो इसका अगर देखा जाए तो 23 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, 23 इंटू 2 मतलब 46 प्लस 16 62U आ जाएगा। ऐसे ही CaNO3 का होल ट्वाइस दिया गया, वो भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर Ca का कितना होता है, Ca का होता है 40 प्लस, अब NO3 का पहले आप निकाल लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, तो 2 इंटू NO3, N का कितना होता है 14 होता है, O का कितना होता है 16, तो 16 3 जा 48, ठीक, इंटू 2 हो गया। तो ये देखिए वही चीज करी गई है, इंटू 2 किया गया, 164U आ रहा है आपका आंसर, तो 164U आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लास्ट में देख लेते हैं रिवाइज करने के लिए, जैसे एंटोनी लेवॉइजर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा गया,
इन्होंने ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, बात याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोसेफ प्राउच ने क्या दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था। आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, और अगर आपको चैप्टर क्लियर हो गया हो तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, हम लोग को अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।